Let's quickly cover this chapter theory, risk management. Okay, so there are only few topics. Okay, I have tried to make the mnemonics for each and every topic. So let's start. पहला टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इट्स वेरी इजी टॉपिक. लाइक इसमें स्ट्रेटेजी रिस्क बोला पहले, इसमें इन्होंने एग्जांपल दी, एग्जांपल से आपको समझ आएगा इजीली. मतलब इसमें कोडक की एग्जांपल दी, जैसे कोडक के कैमरास पे काफ़ी चलती थी, ठीक है. तो बट इन्होंने क्या हुआ, इनके पास पॉसिबिलिटी थी, इन्होंने डिजिटल कैमरा डेवलप कर लिया था 1975 में. बट इनको लगा वो इनोवेशन नहीं, मतलब सही नहीं लगा इनको करना, तो उन्होंने छोड़ दिया. तो बट वो कर नहीं पाए फिर उसको कोप अप, मतलब बाद में जब करना चाहते थे तो फिर तब मतलब एक तरह से सोनी वगैरह ने, ओलंपस वगैरह ने टेक ओवर कर, मतलब इनको पीछे छोड़ दिया, ठीक है. ऐसे नोकिया की एग्जांपल दी है. नोकिया तो भाई हर किसी को पता है, नोकिया के फोन होते थे पहले, ठीक है. तो उसको सैमसंग ने कर लिया एक तरह से, आगे निकल गया उससे, बिकॉज नोकिया टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं किया, ठीक है, अपडेट नहीं किया अपने आपको, ठीक है. उसके बाद इन्होंने पॉजिटिव एग्जांपल दिया कि जीरोक्स कंपनी है, जिसकी हम देखते हैं ना फोटो शेट में चेंज होती हैं, तो उन्होंने कवर कर लिया एक तरह से. जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आई, उन्होंने अपने आपको फटाफट अपडेट कर लिया. तो उनके अभी भी प्रिंटर देखो आप, हर दुकान पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है. तो उसके बाद है कंप्लाइंस. कंप्लाइंस में क्या है, जैसे कोई रेगुलेशन लगा देती है, कोई सेबी वगैरह रेगुलेशन लगाती है, तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. ऐसे रूल रेगुलेशन या गाइडेंस आती हैं, एंड उनकी नॉन कंप्लाइंस से पेनल्टी वगैरह फेस करनी पड़ती है, और फाइन और इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है, ठीक है. उसके बाद है ऑपरेशनल रिस्क. ये दिस रिस्क रिलेट्स टू इंटरनल रिस्क, ठीक है. इट ऑल्सो रिलेट्स टू फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू कोप विद डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम, ठीक है. ऑपरेशनल रिस्क रिलेट्स टू पीपल एज वेल एज प्रोसेस, ठीक है. वी टेक एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस. फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉई पेइंग आउट 1 लाख फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ 10,000. तो एक तरह से ऑपरेशनल रिस्क हो गया ना. दिस इज द पीपल एज वेल एज प्रोसेस रिस्क. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू चेक द वर्क ऑफ दैट पर्सन हु हैज मिस्टेकनली पेड 1 लाख, और इट कैन इंस्टॉल एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट कैन फ्लैग ऑफ एन अनयूजुअल अमाउंट, ठीक है. उसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क इज रेफर टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशन सच एज प्राइसेस, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग एंड इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा, ठीक है. तो इसमें उन्होंने फाइनेंशियल रिस्क एक तरह से पूरे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर आ सकता है. तो उनके पॉइंट्स क्या है, काउंटर पार्टी. इसका मतलब क्या है, दिस रिस्क अकर्स ड्यू टू non honoring of obligations by the counterparty, which can be failure to deliver the goods for the payment already made, or vice versa, or repayment of borrowings and interest etc. Thus the risk allows also covers the credit risk that is default by the counterparty, ठीक है. मतलब एक तरह से काउंटर पार्टी ने अगर डिफॉल्ट कर दिया ना, आप जो पेमेंट मांगने उसने मना कर दिया, तो ये काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, ठीक है. उसके बाद है पॉलिटिकल रिस्क. ये क्या, जनरली दिस टाइप ऑफ रिस्क इज फेस्ड बाय एंड ओवरसीज इन्वेस्टर. लाइक ओवरसीज इन्वेस्टर फेस करता ज़्यादातर, एज द एडवर्स एक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री मे लीड टू ह्यूज लॉस. दिस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम कॉन्फिस्केशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टीज, राशनिंग ऑफ रेमिटेंस टू होम कंट्री, ठीक है. मतलब लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा रेमिटेंस कर नहीं सकते, तो उन पर नुकसान हो गया ना, ठीक है. फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ लोकल करेंसी ऑफ होस्ट इनटू फॉरेन करेंसी, फिर रिस्ट्रिक्शन बोरिंग पर लगा दी, इनवैलिडेशन ऑफ पेटेंट कर दिया, प्राइस कंट्रोल कर लिया प्रोडक्ट्स का. फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क. इसमें क्या होगा कि दिस रिस्क अकर ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज. This risk is more important for banking company as their balance sheet items are more interest sensitive and their base of earning is spread between borrowing and lending them, ठीक है. Rates. उसके बाद as we know that interest rate are of two types, fixed and floating. The risk in both of these is inherent. If any company has borrowed money at floating rate, then with the increase in floating, the liability under fixed rate shall remain the same. This fixed rate with fall in floating rate, the liability of company to pay interest under fixed shall comparatively be higher, ठीक है. मतलब ये थोड़ी इसको पढ़ना, मतलब इसको मत पढ़ना, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आता है, थ्योरी में कम समझ आया. फिर करेंसी रिस्क. दिस रिस्क मेनली अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज एज देयर कैश फ्लोज चेंजेस विद द मूवमेंट इन द करेंसी एक्सचेंज रेट्स. This risk can affect cash flow both adversely or favorably. For example, if rupee depreciates, vice versa, US dollars receivables, like तरह से receivable will stand to gain vice versa to the importer who has the liability to pay bill in US dollar. The best case we can quote Infosys exporter eraser and IOCL importer, ठीक है. तो एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू ज्ञान दिया इन्होंने. लिक्विडिटी रिस्क है, कैन बी डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स लायबिलिटीज व्हेनेवर दे बिकम ड्यू, ठीक है. ज्ञान है, ऐसी बस काम का नहीं है. फिर इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. इसमें इन्होंने दिया मतलब कि स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. इसे पढ़ ही लेते हैं एक बार. मेजर स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस आर इक्विटी शेयर होल्डर एंड दे व्यू फाइनेंशियल गेयरिंग, दैट इज रेशियो ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एज रिस्क. सिंस इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप दे विल बी लीस्ट प्रायोरिटाइज. एक तरह से अगर ये फाइनेंशियल गेयरिंग बढ़ रही होगी तो स्टेक होल्डर्स को दिक्कत होगी ना, बिकॉज पहले इतने सारे डेट होल्डर्स को पे होगा, फिर उनके पास पैसा आएगा तो उनको तो डर लगेगा ना, ठीक है. इवन फॉर लेंडर एक्जिस्टिंग गियरिंग इज ऑल्सो रिस्क. द कंपनी हैविंग हाई गियरिंग फेसेस मोर रिस्क इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल की पेमेंट. ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, ठीक है. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, इफ अ कंपनी बोरोज एक्सेसिवली और लेंड टू समवन हु डिफॉल्ट्स देन इट कैन बी फोर्स्ड टू गो इनटू लिक्विडेशन. गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू द फाइनेंशियल रिस्क कैन बी व्यूड एज अ फेलियर ऑफ एनी बैंक और लाइक एक तरह से लेमन ब्रदर्स का आपने सुना होगा तो, ठीक है. डाउनग्रेडिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रस्ट अमंग सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है. Even this risk also includes willful defaulters. This can also be extended to sovereign debt crisis, ठीक है. तो ये तो मतलब इसका मुझे पता नहीं, मैंने sovereign debt crisis क्या था, शायद उसी रिलेटेड 2008 में जो था ना, उसके रिलेटेड ही है शायद ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. फिर है वैल्यू रिस्क. वैल्यू रिस्क के बारे में थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, ठीक है. तो वैल्यू रिस्क का मतलब क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन द नॉर्मल मार्केट कंडीशन इन अ सेट ऑफ पीरियड से 1 डे. मतलब एग्जांपल दिया, इट एस्टिमेट्स हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट माइट लूज. दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी पोर्टफोलियो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा. वार क्या करता है, वार दो आंसर बेसिकली आंसर करता है. वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, एंड उस केस सिनेरियो में लॉस कितना हो सकता है हमारा, व्हाट विल बी द लॉस, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड व्हाट विल बी द लॉस. कह रहा है भाई मुझे बता दो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एंड उस ज़्यादा से ज़्यादा केस में हमारा मेरा लॉस कितना हो सकता है, कितनी अमाउंट मेरी जीरो हो सकती है, मतलब जीरो हो सकती है. अगर जीरो हो सकती है तो सारा का सारा लॉस हो सकता है, अगर कुछ परसेंटेज हो सकती है तो वो परसेंटेज इज लाइक लॉस, ठीक है. इट वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन 1922. ये मैं इसलिए ये लाइन भी पढ़ रहा हूँ बिकॉज इसमें एमसीक्यू आ सकता है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, इसे इज लाइक मैड, ठीक है.
इट वाज फर्स्ट अप्लाइड इन 1922 इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE एंटर्ड द मतलब एक तरह से यहाँ पे यूज़ हुआ था फर्स्ट मतलब एक तरह से, बट फाइनेंशियल वर्ल्ड में 1990 में आया, एंड 1990 के बाद मतलब कह सकते हो, एंड बिकेम वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, वैल्यू एट रिस्क लाइक दिस थिंग, ओके, मोस्ट वाइडली यूज फाइनेंशियल रिस्क के लिए मेजर है। फिर फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स की शॉर्ट फॉर्म मैंने इसको बनाई नहीं है, मतलब ये तो हमें पता चल जाएगा, कंपोनेंट्स तो है, ठीक है, फिर स्टैटिस्टिकल मेथड है तो पता ही हमें, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन होती है इसके अंदर, इसके अंदर टाइम हॉरिजन होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं बिल्कुल, या रिस्क कंट्रोल होता है, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट। फिर जेड स्कोर होता है, जेड स्कोर में पता है, ठीक है, एक तरह से प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन में सोचना है क्या क्या यूज करते हैं, वो उसके फीचर्स हो गए। कंपोनेंट्स में क्या है, कंपोनेंट्स की शॉर्ट फॉर्म है कल्ट, ठीक है, मैंने ऐसे बना दी बस, कल्ट से बन गई। सी से कॉन्फिडेंस लेवल, एंड एल से हमारा लॉस इन परसेंटेज और अमाउंट टर्म, ये तो हमें क्वेश्चन जब करते हैं तो देखते ही हमें सब कुछ आता है, वहाँ पे टाइम पीरियड भी आता है, ठीक है, तो कल्ट हो गया। 3 कंपोनेंट्स है इसके, मतलब 3 है, कल्ट CLT, ठीक है। फिर है कल्ट से क्या हुआ, कल्ट फिटनेस के तो जिम्स वगैरह होते हैं ना, तो इसलिए कल्ट बना दिया मैंने, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल मेथड मैंने पढ़ लिया, स्टैंडर्डाइजेशन होती है, टाइम हॉरिजन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम डिफरेंट टाइम हॉरिजन, से 1 डे 1 वीक 1 मंथ 10 डेज 10 ओके 10 मंथ्स, एवरीथिंग कैन बी अप्लाइड, ठीक है। then probability assuming the values are normally attributed, the probability of maximum loss can be predicted, ठीक है। फिर this control risk can be controlled by setting limits for maximum loss, and z score indicates how many standard deviation, इसका मतलब मेरे एक तरह से ये पढ़ना चाहिए, बिकॉज इसकी मतलब लॉजिकली मतलब मुझे भी नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या z स्कोर का, z स्कोर क्या कहता है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस इज अवे फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ठीक है थोड़ा अजीब लगती है बोलने में, बट ठीक है, z स्कोर इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस इज अवे फ्रॉम अ मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, अवे फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, ये बस लाइन याद कर लो, ठीक है। व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड डेविएशन इट प्रोवाइड्स वार, मतलब इसको z स्कोर को हम HD से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन तो हमें पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, इसको नहीं पढ़ रहे, ठीक है, भाई पढ़ भी लेते हैं, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ दिमाग में बैठ जाएगा ना। वर्क कैन बी अप्लाइड टू मेजर द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोजीशन एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एनी ऑपरेशन और ट्रेडिंग, ठीक है, टू फिक्स लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ अ ट्रेडिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, टू इनेबल द मैनेजमेंट टू डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर एज ए टूल फॉर एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये तो हमें याद होगा, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए, और फ्रंट ऑफिस को मतलब एक तरह से लिमिट फिक्स करने के लिए, बेंचमार्क बनाने के लिए, एंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ठीक है। लॉजिक के अलावा एक बार ये वीडियो फिर से सुन लेना एग्जाम डे पे तो हो जाएगा खत्म। फिर ये हमें एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देंगे अगर हमें ज़्यादा कुछ आंसर बड़ा करना हो, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जो हमने ऊपर पढ़े ना, जो ये 4 तरह के थे, यहाँ पे भी इन्होंने वही लिखे हैं बस, ठीक है। CPIC शॉर्ट फॉर्म है इसकी, काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, और क्या था इसमें, आई से भूल गया मुझे, आई से था इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंड सी से था हमारा करेंसी रिस्क, ठीक है। तो पढ़ते हैं काउंटर पार्टी रिस्क के अंदर क्या आ सकता है क्वेश्चन, टेक्निक्स टू मैनेज काउंटर पार्टी रिस्क, कैसे काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज करोगे, मतलब कोई दूसरी पार्टी धोखा ना दे, इससे कैसे मैनेज करोगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है डोकला, ठीक है। डी से ड्यू डिलिजेंस कैरी करो पहले से पूरी जानकारी लो कि पार्टी सही है कि नहीं है, तभी उसके साथ मतलब एंटर करो, ठीक है। फिर है ओ से डू नॉट ओवर कमिट टू सिंगल एंटिटी और ग्रुप, और मतलब एक तरह से एक ही एंटिटी पे आप मतलब सीमित मत रहो, अलग अलग एंटिटी से बोरो करना है आपको, ठीक है। फिर नो योर एक्सपोजर लिमिट, अपनी लिमिट पहले से ही तैयार कर रखो, अपना नो योर मतलब एक तरह से नो योर कस्टमर होता है ना KYC, तो ऐसा रखो नो योर एक्सपोजर लिमिट, ठीक है, KEL, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। फिर डोकला DOK हो गया, एल से हमारा रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजर फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली, मतलब जहाँ से क्रेडिट अप्रूवल मिलती है, मतलब जिससे भी आप ले रहे हो लोन तो उसकी क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली चेक करो आप, ठीक है, लिमिट्स वगैरह रेगुलरली देखो उसकी। फिर रैपिड एक्शन इन द इवेंट ऑफ एनी लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट, एक्शन लो फटाफट, कुछ ना कुछ करो उसके लिए, जुगाड़ करो कि कैसा पैसा तुम्हारा कम से कम डूबे, ठीक है। डोकला हो गया, ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क को कम करने के लिए। फिर उसके बाद पॉलिटिकल रिस्क को कैसे असेस करोगे, ठीक है। अरे इन्होंने पॉलिटिकल रिस्क को एक तरह से कंट्री रिस्क भी बोला है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं पॉलिटिकल रिस्क इक्वल टू कंट्री रिस्क, मतलब एज पर आई, ठीक है। तो क्या हाउ शुड द कंपनी शुड असेस कंट्री रिस्क, ठीक है, कैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म के बनी है, PM का P है, ठीक है। P से हो गया हमारा रेफर पॉलिटिकल रैंकिंग पब्लिश बाय डिफरेंट बिजनेस मैगजीन, ठीक है, ये तो हम देखते ही हैं, ठीक है, जैसे फोर्ब्स वगैरह हो गया, फोर्ब्स का आता है ना मतलब मैगजीन वगैरह, ज़्यादा फेमस तो यही है, ठीक है। PM से हमारा बाय इवैल्यूएटिंग कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। फिर PM का P से एनालाइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ करंट गवर्नमेंट एंड असेस देयर स्टेबिलिटी, ये तो मोदी गवर्नमेंट से समझ ही सकते हैं कितनी पॉपुलैरिटी है, ठीक है। PM का P से हमारा बाय टेकिंग एडवाइजेस फ्रॉम द एम्बेसीज ऑफ द होम कंट्री इन द होस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग पॉइंट है, इसको याद करना पड़ेगा, एक दो बारी पढ़ के, ठीक है। मेरे इंटरेस्ट रेट इसको पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट रेट मेनली आइडेंटिफाइड फ्रॉम फॉरेन, इस मॉनेटरी पॉलिसी देख पता है, ठीक है। फिर एक्शन की गवर्नमेंट लेती है, जैसे डिमोनेटाइजेशन होगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। फिर रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डाटा, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक मार्केट चेंजेस, ठीक है। मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाई, बस फिर भी एक बार ऐसे पढ़ लेने हैं अभी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये पॉइंट कैसे पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था ना वार कहाँ पे एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। और हमने एक पढ़ा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिकल रिस्क हो गया, और इंटरेस्ट रेट हो गया, करेंसी रिस्क के पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई करेंसी रिस्क है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CG विन, सेंट्रल गवर्नमेंट जीत गई। CG से क्या है, सी से हमारा पहले तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरा पहला भी गवर्नमेंट के बारे में, ये भी गवर्नमेंट के बारे में, चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क, ठीक है। फिर CG से गवर्नमेंट एक्शन ऑफ एनी कंट्री हैज विजुअल इंपैक्ट इन इट्स करेंसी, फॉर एग्जांपल UK गवर्नमेंट ने डाइवोर्स लिया था यूरोपियन यूनियन से, एक तरह से ब्रेक्सिट हुआ था, इससे क्या हुआ था, पाउंड सबसे लोएस्ट आ गया था, मतलब 1980 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद है CGW से है हमारा वार कूप एंड रिबेलियन एक्सेट्रा, ऑल दीज एक्शंस कैन हैव फार रीचिंग इफेक्ट ऑन करेंसीज एक्सचेंज रेट, ठीक है। उसके बाद है आई से हमारा इन्फ्लेशन रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी डिस्कशन, मैं एक तरह से इसको छोड़ दो, मैं एक तरह से इंपैक्ट करती है ये वैल्यू ऑफ करेंसी पे, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। सी से हो गया गवर्नमेंट, एंड G से गवर्नमेंट एक्शन, W से हो गया वार कूप एंड रिबेलियन, आई से हो गया इन्फ्लेशन रेट, N से हो गया नेचुरल कैलेमिटीज, एनी नेचुरल कैलेमिटी कैन हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट, तो इससे हमारा हो गया चैप्टर पूरा खत्म। सिग्निफिकेंस ऑफ वार इन्होंने क्या आंसर दिया देखते हैं एक बारी, इनका भी आंसर देखते हैं थोड़ा, इन्होंने एप्लीकेटिव क्वेश्चन, एप्लीकेटिव नहीं मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं पूछा, तो 3.2 पैरा में क्या लिखा, 2 पॉइंट्स थे, 2 पैरा में इन्होंने क्या लिखा है, ये लिखा
लिखा होगा। ओके, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल अच्छा हमने पढ़ लिया, स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये हमें याद रखनी है, मतलब थोड़ी छोटी मोटी ऐसे एग्जांपल दे देनी है बस, फिर ठीक है, सब सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 3.2 नहीं था, क्या क्वेश्चन था अगला, एक सेकंड, हमारा ये था एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉर। वॉर की सिग्निफिकेंस 3.2 में दिया इन्होंने, सिग्निफिकेंस ऑफ वॉर। ओके, 3.2 में इन्होंने दिया, जो हमने पढ़ लिया शायद यही वाला एप्लीकेशन ऑफ वॉर। इसकी शॉर्ट फॉर्म में ना बना ही लेते हैं, 1 मिनट। इस गाइस की शॉर्ट फॉर्म बन चुकी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है लॉस ऑफ टैब बना लिया, ऐसे हमने कुछ भी बना लिया, LSTAB, ठीक है। एल से हमारा क्या बना, एल से बना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बताता है, ठीक है, एनी पोर्टफोलियो ट्रेडिंग पोजीशन के ऊपर, ठीक है। ऐसे हमारा मैनेजमेंट टू मतलब एक तरह से हेल्प करता है मैनेजमेंट को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने में। टी से हमारा फिक्स लिमिट फॉर इंडिविजुअल डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ठीक है। ए से हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टूल है, एक तरह से हेल्प करता है, ठीक है। एंड बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो ये होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ वार वाला क्वेश्चन भी कवर। तो इसके बाद हम बस से खत्म करते हैं, हो गया हमारा खत्म तो चैप्टर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।